हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम इम्यूनोलॉजी की सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, फेगोसाइटिक बैरियर्स, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन क्या होता है और जो डिफरेंट मोलिकुलर प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट प्रोटीन इन्फेक्शन में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सब हमने देखा। उससे पहले क्लास में हमने एंटीजन वगैरह देखा। तो अगर आपको इम्यूनोलॉजी समझना है अच्छे से, तो आप हमारे मतलब डे 1 से जो हमारा लेक्चर है ये इम्यूनोलॉजी का, आप क्लास 1 से पार्ट 1 से अभी तक आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से इम्यूनोलॉजी समझ में आए। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी, जो भी हमें आज पढ़ना है। तो हमारा क्या है कि सेल्स दैट इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन मेकअप ऑफ फेगोसाइटिक बैरियर टू इन्फेक्शन। तो इसमें क्या बात हम करेंगे कि जो भी सेल्स होती हैं, जो भी हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, जो भी फॉरेन पैथोजेंस जो भी आता है हमारी बॉडी में, उसको इंजेस्ट और डिस्ट्रॉय करती हैं। वो क्या बनाती हैं, जब हमारी सेल्स पैथोजन को इंजेस्ट और डिस्ट्रॉय करती हैं तो एक फेगोसाइटिक बैरियर्स बनाती हैं कि इन्फेक्शन के लिए, ताकि इन्फेक्शन से बचा जाए। तो वही इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं और पैथोजन को कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं, और फेगोसाइटिक बैरियर्स क्या होता है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे, सेल्स जो पैथोजन को इंजेस्ट करती हैं, प्रोटीन, फेगोसाइटिक बैरियर्स, फेगोसाइटोसिस, ये सब हम बात करेंगे। तो विदाउट डिले लेट्स जस्ट हम पढ़ते हैं। innate defense mechanism is the ingestion of extracellular particulate material by phagocytosis। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, जो भी हमारा innate immunity होती है बाय बर्थ जो होती है, वो किसके मैकेनिज्म से होता है कि इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकुलेट मटेरियल। कोई भी जो मतलब आउटसाइड का जो भी मटेरियल है जो हम इंजेस्ट करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस। तो हमारा इम्यून डिफेंस जो है, इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म यही है कि कोई फॉरेन पार्टिकुलेट मैटर को इंजेस्ट करना फेगोसाइटोसिस के थ्रू, उसको ब्रेक डाउन करना और मतलब उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ये एक इनेट डिफेंस सिस्टम का एक मैकेनिज्म है। तो हम पढ़ते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फेगोसाइटोसिस इज वन टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस एक टाइप का एंडोसाइटोसिस ही होता है। द जनरल टर्म फॉर द अपटेक बाय अ सेल ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी मटेरियल्स है जो सेल्स के थ्रू अपटेक किया जाता है एनवायरनमेंट से। क्या 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 किया था, कोई भी सेल्स जो भी है हमारी बॉडी की सेल्स, जो भी फॉरेन मटेरियल्स को एनवायरनमेंट से, पार्टिकुलेट मैटर को एनवायरनमेंट से अपटेक करती हैं, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन्स उसको खा लेना, इंगल्फ कर लेना, इंजेस्ट कर लेना। कोई फॉरेन जो पैथोजन है या फॉरेन पार्टिकुलेट मैटर है उसको इंजेस्ट कर देना, डिग्रेड करना ही फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस एक टाइप का एंडोसाइटोसिस ही है। इन फेगोसाइटोसिस अ सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपांड्स अराउंड द पार्टिकुलेट मटेरियल। तो क्या होता है, जो हमारी जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, इसमें जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्सपैंड हो जाती है अराउंड द पार्टिकुलेट मैटर। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलेट जो मैटर है उसको इंगल्फ करना है, तो उसके मतलब सराउंड में वो एक्सपैंड कर लेती है, उसके चारों तरफ से उसको घेर लेती है। विच में इंक्लूड होल पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म लार्ज वेसिकल कॉल्ड फेगोसोम्स। तो जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर होता है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। उसके चारों ओर से वो हमारा एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सपेंड करके वेसिकल बनाता है। क्या बनाता है? वेसिकल बनाता है। उसको बोलते हैं फेगोसोम्स। क्या बोलते हैं? फेगोसोम्स। तो जब हमारा कोई पैथोजन आता है सेल्स के, तो जो सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और उसको चारों तरफ से मतलब घेर लेता है, एक वेसिकल बनाता है, वेसिकल उसको पैक कर लेता है, तो उसको बोलते हैं फेगोसोम्स। तो आपको फेगोसाइटोसिस क्या है, एक टाइप का एंडोसाइटोसिस है। इसमें हम कोई भी जो पार्टिकुलेट मैटर होता है सेल्स उसको अपटेक करती है, इंजेस्ट करती है, इसी को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो परफॉर्म किया जाता है वो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। लाइक फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं उसके थ्रू, जैसे माइक्रोफाज हुआ, ये सब फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। मोस्ट फेगोसाइटोसिस इज कंडक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स सच एज ब्लड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड टिश्यू माइक्रोफाजेस। तो जो माइक्रोफाजेस होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये कुछ हमारी फेगोसाइटिक स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं। तो कौन कौन सी सेल हैं? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड टिश्यू माइक्रोफाज फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व रहते हैं।
मोस्ट सेल टाइप्स आर कैपेबल ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। जो और भी सेल्स बॉडी में होती हैं, बहुत सारी सेल्स, वो मतलब एंडोसाइटोसिस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसको भी परफॉर्म करने में कैपेबल होती हैं। जैसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जैसे कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक मैकेनिज्म है, एक टाइप है एंडोसाइटोसिस का, in which extracellular molecules are internalized after binding by specific cellular receptor। तो जैसा कि इसमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो कोई भी रिसेप्टर मॉलिक्यूल होगा, वो हमारा जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स है, पैथोजन है, पार्टिकुलेट मैटर है, उसको इंटरलाइज करेगा, उसको रिसेप्टर पे जब कोई भी हमारा मटेरियल बाइंड करेगा तो उसको वो अंदर ले जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, क्योंकि इसमें हमारा स्पेसिफिक रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है एंडोसाइटोसिस के लिए, इसीलिए बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स टेक अप फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम along with any molecule contained in it। तो पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग। क्या है? पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग। कोई भी सेल्स होता है हमारा जब फ्लूइड फॉर्म में उसको ड्रिंक करता है, अपटेक करता है, नॉट सॉलिड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में। कोई भी मटेरियल को, पार्टिकुलेट मैटर को, और उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो फ्लूइड फॉर्म में अपटेक करता है, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो हमने देखा फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। हमने ये 4-5 टर्मिनोलॉजी देखा और आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो ये हमारा डायग्राम है, हमने डायग्राम का जो हमने कहाँ से लिया है, इम्यूनोलॉजी क्यूबे, जो हमारी क्यूबे बुक है इम्यूनोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक है, उससे हमने ये डायग्राम लिया है। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है फेगोसाइटोसिस एंड फेगोसोम्स एंड एंडोसाइटोसिस। तो हमारा क्या है, ये बैक्टीरियम बिकम्स अटैच्ड टू मेम्ब्रेन इन वेजिनेशन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो कोई भी जब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आता है और हमारा जब मेम्ब्रेन से, सेल की मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और वो जो हमारा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट कर गया है और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर आ गया है। तो इस पूरे जो ये स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये हमारी जो ये हमारा माइक्रोफाज सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेजिनेट करके अपने मेम्ब्रेन में ऐसा इंगल्फ करने की कोशिश कर रही है, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बैक्टीरियम इज इंजेस्टेड फॉर्मिंग फेगोसोम्स। तो जो बैक्टीरिया, ये हमारा जो बैक्टीरिया को एक वेसिकल में पैक कर लिया गया, फिर उसको इंटरलाइज किया गया और इंजेस्ट किया गया। तो ये वेसिकल में जो बैक्टीरिया पैक है उसको बोलते हैं फेगोसोम्स। क्या बोलते हैं? फेगोसोम्स में बैक्टीरिया हमारा इंजेस्ट कर लिया गया अंदर सेल के। फिर नेक्स्ट फेगोसोम फ्यूज विथ लाइसोसोम्स। जो सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं ये और ये फेगोसोम्स दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, फेगोलाइसोसोम्स। क्या बनाते हैं? फेगोलाइसोसोम्स। लाइसोसोमल एंजाइम्स डाइजेस्ट कैप्चर्ड मटेरियल्स। तो जो हमारे लाइसोसोम्स में डिफरेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो हमारे इस बैक्टीरिया के जो मटेरियल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। डाइजेशन प्रोडक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम द सेल। तो इसको तोड़ दिया गया और जो भी हमारे डाइजेशन प्रोडक्ट थे उसको सेल के बाहर से ट्रीट कर दिया गया। तो इसमें हमने यही देखा कि बैक्टीरिया आता है, सेल्स उसको पकड़ करके मतलब इंगल्फ कर लेता है और जो हमारा फेगोसोम्स होता है लाइसोसोम्स से बाइंड करके फेगोलाइसोसोम्स बनाता है। जो भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया उसके जो भी पार्टिकुलेट मैटर होता है, मटेरियल उसको तोड़ देता है, तोड़ करके सेल के बाहर रिलीज कर देता है और उस बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देता है। तो ये हमारा प्रोसेस था कि कैसे बैक्टीरिया को इंगल्फ किया जाता है और कैसे उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, आप इसमें एक विजुअल मतलब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लेमेशन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट स्टिमुलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में डिफरेंट जो प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं वो क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एक्टिवेट करती हैं। तो उसी को हम समझने वाले हैं कि इन्फ्लेमेशन कैसे होता है और कौन कौन से जो प्रोटीन्स मैकेनिज्म है वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो टिश्यू डैमेज काज्ड बाय वुंड और बाय एन इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा टिश्यू में डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? वुंड। कहीं कटिंग हो गया, कहीं हीलिंग हो गया, कहीं कट गया स्किन पे, उसके थ्रू हमारे जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वेड कर जाते हैं बॉडी में, उसके थ्रू हम ये टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं। इंड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स
कलेक्टिवली नोन एज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जब हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन के थ्रू इन्वेड करने लगते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट को एक्टिवेट करते हैं। किसको? एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ सीरीज को, इवेंट को एक्टिवेट करते हैं। उसको पूरे को कंबाइन करके हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो कौन कौन से ये सीक्वेंस होते हैं उसको हम अपकमिंग देखते हैं, अपकमिंग स्लाइड्स में। तो 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो जो 4 हमारे मेन साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो कौन कौन से हैं? 4 होते हैं। पहला क्या है? र्यूबर। र्यूबर मीन्स रेडनेस। क्या भाई? रेडनेस। सेकंड ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग। पहला है रेडनेस, सेकंड है स्वेलिंग या ट्यूमर, थर्ड है हमारा कैलोर या हीट हम जिसको बोलते हैं, एंड लास्ट है डोलर और पेन। तो पहला रेडनेस, दूसरा स्वेलिंग, थर्ड हीट एंड फोर्थ इज पेन। ये 4 सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। ये 4 सिम्टम्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के होते हैं। अगर हमारी बॉडी में ये सब हो रहे हैं तो हमें इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो फिर जो पहला प्रोसेस होता है वो वैसोडाइलेशन। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें वैसोडाइलेशन का एक मैकेनिज्म आता है, तो उसको हम देखते हैं। एंड इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। वैसोडाइलेशन में क्या होता है? इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर हो जाता है वो बढ़ने लगता है। ऑफ नियर बाई कैपिलरीज। तो जो हमारी नियर बाई कैपिलरीज होती हैं बॉडी में, उनके जो आसपास हमारा जो ब्लड का वेसल्स है उसका डायमीटर बढ़ने लगता है। अकर्स एज द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। तो जो हमारा ये अफेक्टेड एरिया से जो ब्लड दूर तक पहुंचाया जाता है उसमें सब में देखने को मिलता है। कंस्ट्रिक्ट रिजल्टिंग इन इंजॉर्जमेंट ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क। इसमें क्या कह रहे हैं कि वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया कंस्ट्रिक्ट। जो हमारा ये अफेक्टेड मतलब जो भी हमारी वेसल्स होती हैं ब्लड को कैरी करती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो स्वेलिंग हो जाता है और ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा कैपिलरी का नेटवर्क होता है वो इंजॉर्जमेंट हो जाता है, मीन्स वो डिस्टर्ब हो जाता है इसके थ्रू। द फ्लूइड दैट एक्यूमुलेट हैज अ मच हायर प्रोटीन कंटेंट देन फ्लूइड नॉर्मली रिलीज फ्रॉम द वेस्क्यूलेचर। तो क्या कहते हैं? फ्लूइड दैट कंटेन दैट एक्यूमुलेट्स। जो भी फ्लूइड्स हमारे एक्यूमुलेट होने लगते हैं उसको बोलते हैं एक्सुडेट। क्या बोलते हैं? जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगते हैं सेल्स में, कैपिलरी वेसल्स में, उसको बोलते हैं एक्सुडेट। हैज अ मच हायर प्रोटीन कंटेंट देन फ्लूइड नॉर्मली रिलीज फ्रॉम द वेस्क्यूलेचर। जो भी फ्लूइड नॉर्मली रिलीज होता है उसके कंपेयर में इसमें जो एक्सुडेट होते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिससे हमारी कोई बॉडी नॉर्मल है तो उसमें नॉर्मल हमारा जो फ्लूइड होगा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर हमारा वैसोडाइलेट हो गया है या कहीं हीलिंग हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होने लगता है और वो उसको स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टिश्यू स्वेलिंग। तो हमने वही बात किया कि जो हमारे ये बहुत सारे फ्लूइड्स एक्सुडेट जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं? स्वेलिंग या इडिमा। तो हम स्वेलिंग को इम्यूनोलॉजी के टर्म में इडिमा बोलते हैं। तो ये हमारे स्वेलिंग को प्रमोट करते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे 4 ये साइंस हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन, और ये मिलाकर के स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन को बनाते हैं। वैसोडाइलेशन में हमारा जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर होता है वो बढ़ने लगता है। एक्सुडेट मीन्स जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगते हैं उसको बोलते हैं एक्सुडेट। ये सब मिला करके स्वेलिंग को प्रमोट करते हैं। स्वेलिंग को हम इम्यूनोलॉजी के टर्म में इडिमा बोलते हैं। तो आप ये सब याद रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज इडिमा। इडिमा मतलब वैसे आपको टर्मिनोलॉजी दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जब आपको नहीं पता होगा इडिमा क्या होता है तो आप समझ नहीं पाएंगे और आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो स्वेलिंग को इम्यूनोलॉजी के टर्म में इडिमा बोलते हैं, आप ध्यान रखना। ये हमारा पूरा डायग्राम है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन कैसे कैसे होता है। तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, हमने क्यूबे से लिया हुआ है इसको आपको बेटर विजुलाइज करने के लिए, समझने के लिए। तो ये हमारा टिश्यू डैमेज हुआ, ये हमारी स्किन थी, कोई बैक्टीरिया वुंड के थ्रू कटिंग हो गया, उसके थ्रू बैक्टीरिया हमारा ये स्किन को पार करके इनसाइड बॉडी में हमारे जो बैरियर्स थे उसको क्रॉस करके बॉडी में आ गया। तो पहला स्टेप, टिश्यू डैमेज causes the release of vasoactive and chemotactic factors that trigger a local increase in blood flow and capillary permeability। जब टिश्यू में डैमेज होने लगता है तो जो वैसोएक्टिव और कीमोएक्टिव फैक्टर को रिलीज करने लगते हैं और वो सब क्या करते हैं? इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड कैपिलरी परमेबिलिटी। जैसे हमारा टिश्यू डैमेज हुआ, कोई बैक्टीरिया वगैरह आया और वो जब आता है तो वैक्सोएक्टिव और कीमोटैक्टिव फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं।
ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को इंक्रीज कर देते हैं उसके फ्लो को, और कैपिलरी जो होती है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। पहले स्टेप में तो ये हमने देखा बैक्टीरिया आया और ये इसके फ्लूइड को और जो ब्लड वेसल्स के कैपिलरी को बढ़ा दिया और उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा दिया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, परमेबल कैपिलरीज अलाउ एन इन्फ्लक्स ऑफ फ्लूइड एक्सुडेट एंड सेल्स। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी एक्सुडेट्स ये होती हैं, जो फ्लूइड्स होती हैं ये, इनका अंदर लाइक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जो हमारे एक्सुडेट में क्या क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये सब हमारे आने लगते हैं सेल्स और हमारी बॉडी में और सेल्स में ये सब आने लगते हैं। ये हमने देखा इधर से, ये देख सकते हैं कैपिलरीज था, ये इसमें से हमारे सारे जो प्रोटीन्स थे, मार्जिनेशन, एक्सट्रावेजेशन, ये सारी जो एक्सुडेट्स हैं वो सेल्स में आने लगते हैं सेल्स के अंदर। थर्ड स्टेप में फेगोसाइट्स माइग्रेट टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन या कीमोटैक्सिस। तो जब ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन्स जो होती हैं लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, एंटीबॉडीज, ये सब कोशिश करती हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए। तो ये सब डिफरेंट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, इससे क्या होता है, स्वेलिंग होने लगता है बॉडी में। तो फेगोसाइटिक्स, जो फेगोसाइट्स होती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल, माइक्रोफाजेस, ये सब क्या करते हैं, इन्फेक्शन जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे माइग्रेट करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट होने लगा, जो हमारी ये फेगोसाइटिक सेल्स थी ये माइग्रेट करी और यहाँ एक्सट्रावेजेशन के थ्रू यहाँ पे आ गई जहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन था। फिर लास्ट में क्या हुआ, फेगोसाइट्स एंड एंटीमाइक्रोबियल एक्सुडेट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि हमारी फेगोसाइटिक सेल्स और एंटीमाइक्रोबियल एक्सुडेट्स थे वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेल से बाहर सिक्रेट कर देते हैं। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि बैक्टीरिया अगर कोई भी हीलिंग हो जाता है डैमेज, तो बैक्टीरिया इन्वेड करता है अंदर और वो डिफरेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर और वैक्सोएक्टिव फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में जो हमारी कैपिलरीज थी वो अलाउ करने लगी डिफरेंट एक्सुडेट्स और सेल्स को कि वो बॉडी में आने लगे। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि फेगोसाइटिक जो सेल्स थी वो इन्फ्लेमेशन की जगह पे वो माइग्रेट करने लगी और जो बेबी बैक्टीरिया था उसको वो डिस्ट्रॉय करके वो किल कर दिया और बाहर भेज देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इन्फ्लेमेशन का और फेगोसाइटिक प्रोसेस का, ये इसमें हमने देखा कि फेगोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वही जो हमारा पिछला प्रोसेस है उसको हम अब कुछ हम पॉइंट्स में समझते हैं। द इमाइग्रेशन ऑफ फेगोसाइट्स इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इंक्लूड्स adherence of the cells to the endothelial wall of blood vessels या margination। तो क्या होता है कि जो हमारी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस का जो इमिग्रेशन होता है वो मल्टी स्टेप में होता है। पहला होगा एडहेरेंस ऑफ द सेल्स टू एंडोथेलियल वॉल। जो हमारी सेल्स होती हैं वो एंडोथेलियल वॉल से, जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल वॉल्स होती हैं उससे वो अटैच करते हैं, एडहेयर करते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनेशन। क्या हुआ, जब भी हमारी जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो अधेयर करती हैं एंडोथेलियल सेल्स के, जो ब्लड सेल्स का वॉल है उससे वो अधेयर पहले करेंगी, उसको बोलते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मींस अधेरेंस, अधेरेंस ऑफ सेल्स टू द एंडोथेलियल वॉल, फॉलोड बाय देयर इमाइग्रेशन बिटवीन द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स इनटू द टिश्यू। तो वो कैपिलरी एंडोथेलियल जो हमारा सेल्स थी उससे वो टिश्यू में इमाइग्रेट करने लगते हैं। क्या करते हैं, एंडोथेलियल जो सेल्स होती हैं कैपिलरी की वो टिश्यू में इमाइग्रेट करने लगती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायापेडेसिस और एक्स्ट्रावेजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस और एक्स्ट्रावेजेशन। ये क्या होता है एक बार और समझते हैं। इमाइग्रेशन बिटवीन द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स इनटू द टिश्यू मींस जो कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो टिश्यू में जब माइग्रेट करती हैं, इमाइग्रेट करती हैं, उसको बोलते हैं डायापेडेसिस और एक्स्ट्रावेजेशन। एंड फाइनली देयर माइग्रेशन थ्रू द टिश्यू टू द साइट ऑफ इन्वेजन। तो पहले उन्होंने जो हमारी कैपिलरीज थी एंडोथेलियल सेल्स में माइग्रेट की, फिर वो टिश्यू में, टिश्यू के बाद साइट ऑफ इन्वेजन जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्वेजन हुआ रहता है बैक्टीरिया का, वहाँ पे वो माइग्रेट करती हैं। इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो पहला मार्जिनेशन हुआ मीन्स वो अधेयर, वहाँ पे जाकर अधेयर की, फिर उसके बाद माइग्रेट की वो एंडोथेलियल सेल्स इनटू टिश्यू में, सेल्स से जब टिश्यू में माइग्रेट की तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेशन। जब टिश्यू से साइट ऑफ इन्वेजन या इन्फेक्शन पे मूवमेंट हुआ उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस मींस मूवमेंट फ्रॉम टिश्यू टू इन्वेजन। तो ये आपको जो तीन टर्मिनोलॉजी था ये आपको समझ में आया होगा। फेगोसाइटिक सेल्स कैसे अधेयर करती हैं, माइग्रेट करती हैं, देन इन्वेजन पे जाती है, इन्वेजन से इन्फेक्शन के जगह पे। नेक्स्ट, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज आर वेरियस
सीरम प्रोटीन्स कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन। तो जो हमारे केमिकल मीडिएटर्स जब रिलीज होते हैं डैमेज के बाद बहुत सारी प्रोटीन्स, तो उसमें से एक प्रोटीन होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन और एक्यूज फेज प्रोटीन। क्या होता है एक्यूज फेज प्रोटीन, इसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं सीरम प्रोटीन्स होती हैं, इसको बोलते हैं एक्यूज फेज प्रोटीन। तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होता है वो एक्यूज फेज प्रोटीन का एग्जांपल है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इज मेजर एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर इन रिस्पांस टू टिश्यू डैमेज। तो जो हमारी एक्यूट फेज प्रोटीन होती है उसका एक एग्जांपल सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, वो प्रोड्यूस होता है लिवर के थ्रू जब टिश्यू डैमेज होता है। जब टिश्यू डैमेज होगा तो लिवर इसको प्रोड्यूस करता है, किसको, सी रिएक्टिव प्रोटीन को। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारी जो है वो पॉलीसेकेराइड ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया फंजाई में, उससे वो बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद डिफरेंट जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं उनको एक्टिवेट कर देगा, उनको डिग्रेड करेगा बाय कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस और कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंक्रीज इन फेगोसाइटोसिस। तो जब सी रिएक्टिव प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं तो क्या करती हैं, जो हमारे बैक्टीरिया फंजाई होते हैं उसके सेल वॉल के जो पॉलीसेकेराइड वगैरह होते हैं उससे वो बाइंड कर जाती हैं। बाइंड करने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को फेगोसाइटिक्स को, जो फेगोसाइट सेल होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड उसके थ्रू वो लाइसिस करती हैं, जो फेगोसाइटोसिस होती है मतलब फेगोसाइट सेल होती हैं वो इंगल्फ कर लेती हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो आपको समझ में आया होगा ये जो स्टेप्स हैं डिफरेंट मीडिएटर्स जो इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने इस लेक्चर में यही देखा कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, डिफरेंट रिस्पॉन्स है, तो उसके जो डिफरेंट जो हमारे वो कार्डिनल मतलब स्टेप्स और कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, उसको हमने देखा। हमने फेगोसाइटोसिस को भी देखा कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और डायग्राम से भी हमने देखा कि कैसे बैक्टीरिया मतलब हमारी बॉडी में इन्वेड करता है, डिफरेंट जो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं उसको एक्टिवेट करता है, और कैसे कैसे वो हमारे बैक्टीरिया को डिग्रेड करके बॉडी को इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप ये जो हमारा इंफॉर्मेशन था वो आपको जानकर के काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया कहीं भी किसी भी स्टेप पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आपका डाउट है, और अगर आप कुछ और नया पढ़ना चाहते हैं कोई और टॉपिक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये हमारा जो लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको कैसा लगा। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हमें हार्डवर्क करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी विथ योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। थैंक यू।